इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन भारत नीति प्रतिष्ठान की ओर से द न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट सुमंगलम माननीय बजरंग लाल जी के इस पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के मार्गदर्शक सदस्यों में श्री उदय सिन्हा जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रामजी सिंह जी, मुख्य अतिथि श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी, विशिष्ट अतिथि श्री वेद प्रताप वैदिक जी, पुस्तक के लेखक माननीय श्री बजरंग लाल गुप्ता जी और ज्ञान प्रकाशन के श्री बीपी गर्ग जी, इन सभी को मंच पर लेकर आए। हम आज के अपने इस लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने सभी माननीय अतिथियों का और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी लोगों का, सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिंह, आपका स्वागत करने के लिए मैं प्रोफेसर R.N. पाल साहब को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर रामजी सिंह। अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आपका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने के लिए मैं प्रोफेसर रामावतार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। अपने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री वेद प्रताप वैदिक जी, आपका स्वागत करने के लिए मैं श्री विजय शंकर जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। श्री विजय शंकर जी। श्री विजय शंकर जी के स्थान पर अपने इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन से श्री आनंद, आप पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। आज जिस पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है, उस पुस्तक के लेखक माननीय श्री बजरंग लाल गुप्ता जी का स्वागत करने के लिए मैं लक्ष्मण देव जी को आमंत्रित करता हूं। ज्ञान प्रकाशन के श्री बीपी गर्ग जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री राजू को आमंत्रित करता हूं।
इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के श्री उदय सिन्हा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपका स्वागत करने के लिए मैं ओम प्रकाश पाहुजा जी को आमंत्रित करता हूँ। श्री उदय सिन्हा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं पर आपका समान अधिकार है। आपने 8 वर्ष तक द पायोनियर, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, विभिन्न पत्रिकाओं में आपने कार्य किया है, पत्र पत्रिकाओं में। 8 राज्यों में पत्रकारिता का आपका प्रदीर्घ अनुभव है और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन में 15वीं लोकसभा के ऊपर जो पुस्तक आने वाली है उसके आप मार्गदर्शक मंडल में हैं। मैं माननीय श्री उदय सिन्हा जी से निवेदन करता हूँ वे अपने आज के कार्यक्रम के सभी अतिथियों का परिचय और अपने स्वागत भाषण के लिए यहाँ पर मंच पर आएंगे। श्री उदय सिन्हा जी। नमस्कार। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। आज जिस पुस्तक का लोकार्पण यहाँ हुआ है वो बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। आज के लिए माननीय प्रकाशक महोदय ने पुस्तक की कीमत सिर्फ 60 रुपये रखी है। जिन भी सज्जनों को पुस्तक लेना होगा कृपया बाहर से लें। सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों की तरफ से और पुस्तक सुमंगलम के लेखक श्री बजरंगलाल जी गुप्त की तरफ से मैं प्रोफेसर रामजी सिंह जी से विनयपूर्वक आग्रह करूंगा कि वो आज की सभा की अध्यक्षता करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, पुस्तक के लेखक श्री बजरंगलाल जी, पुस्तक के प्रकाशक श्री गर्ग जी और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य विद्वज्जन। विकास की जो आम अवधारणा है वह पश्चिम के कुछ विकसित देशों के विकास मॉडल से उपजा विकासवाद है। इन विकसित देशों की नजर में तथाकथित विकासशील देश इसी पश्चिमी विकासवाद के भार तले दबे हैं। यानी इन सब देशों के लिए विकास का जो पैमाना है वह पश्चिम के विकसित देशों द्वारा तय किया गया पैमाना है। इस पैमाने पर खरा उतरने के बाद ही विकसित देश का तमगा हासिल किया जा सकता है। इस दौरान एक बात को लगातार नजरअंदाज कर दिया गया, वह दुनिया की कई पुरानी सभ्यताओं को जीने वाले कई देशों को विकास की इस तथाकथित दौड़ से बाहर रखना। इनमें से कुछ देश तो विकास का वैकल्पिक मार्ग ढूंढकर विकास के नए प्रतिमान की स्थापना कर सकते थे, लेकिन इन्हें योजनाबद्ध तरीके से रोका गया। ऐसे देशों के खाद्यान्न बहुल खेती को खत्म करके शासकों ने जमीन का दोहन अपने हित में किया। कालांतर में यहाँ व्यावसायिक खेती की शुरुआत हो गई। आज के परिदृश्य पर नजर डालें तो पाते हैं कि देश के कई हिस्सों में पारंपरिक खेती छोड़कर कैश क्रॉप उपजाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। किसानी की लागत बढ़ गई, किसान परेशान है और विकास की इस दौड़ में घुन की तरह घिस रहा है। जरूरत इस बात की है कि विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए जाएं। हमें ऐसा विकास चाहिए जो सर्वे भवन्तु सुखिनः को आत्मसात करने वाला हो, जो धन संपदा स्वास्थ्य और सुख से भरपूर हो। सुख धन संपत्ति का पर्याय नहीं है। इसलिए विकास के वैकल्पिक मार्ग सुमंगलम में सुख केंद्र है। पश्चिम के विकास मॉडल में एक परेशानी और दिखती है। एक और परेशानी दिखती है, वह है टेक्नोलॉजी को आइडियोलॉजी के समक्ष पहुंचा दिया जाना। टेक्नोलॉजी आवश्यक है और मानव जीवन की ढेर सारी परेशानियों को दूर करने की क्षमता रखता है। टेक्नोलॉजी ने मानव शरीर और दिमाग की शक्ति बढ़ा दी है,
इसने हमें नई वस्तुएं दी, नए आविष्कार दिए और नई सेवाओं का सृजन किया। लेकिन टेक्नोलॉजी अपने आप में न तो वैल्यू फ्री है और न ही न्यूट्रल। यह जिस समाज में और जिस मानसिकता के साथ ऑपरेट होगी उसी के वैल्यू सिस्टम के अनुरूप काम करेगी। इसलिए टेक्नोलॉजी के घातक परिणाम भी हमने देखे हैं। जैन मुनि महाप्रज्ञ ने तितिक्षा पर अपने प्रवचन में एक अमेरिकी उद्योगपति का उदाहरण दिया है। उद्योगपति बीमार पड़ गया, डॉक्टरों ने चिकित्सा की लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। अंत में वह एक प्राकृतिक चिकित्सक की शरण में गया। उसने कहा, महाशय, प्रतिदिन 3 घंटा गर्म पानी के टब में नहाओ, स्वस्थ हो जाओगे। उद्योगपति रोज 3 घंटा गर्म पानी से नहाने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे स्वास्थ्य लाभ हुआ। एक दिन स्नान करते समय उसने मन में विचार किया, मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूं। मेरा घर वातानुकूलित है और मैं 3 घंटे गर्म पानी में स्नान कर रहा हूं। उसी दिन उसने अपने यहाँ सारे वातानुकूलन समाप्त कर दिए। टेक्नोलॉजी के लाभ छोड़कर वह प्राकृतिक वातावरण में रहने लगा। 3 घंटे गर्म पानी में बैठने की उसकी जरूरत भी खत्म हो गई। सुमंगलम के लेखक ने तिब्बती गुरु दलाई लामा का एक वक्तव्य उद्धृत किया है, जो पश्चिमी विकास मॉडल की विडंबना बताई है। इस विडंबना को व्याख्यायित करते हुए गुरु दलाई लामा ने कहा है कि हमारे पास घर तो बड़े हो गए लेकिन परिवार छोटे हो गए। हमारे पास ढेर सारी सुविधाएं हो गई लेकिन समय कम हो गया। ढेरों विशेषज्ञ हो गए लेकिन समस्याएं और बढ़ गई। दवाएं बढ़ गई लेकिन स्वास्थ्य खराब हो गया। हम चंद्रमा तक पहुंच गए लेकिन सड़क के उस पार रहने आए पड़ोसी तक नहीं पहुंच पाए। लेखक ने इस परिप्रेक्ष्य में यह व्याख्यायित करने का प्रयास किया है कि सुमंगलम की केंद्रीय दिशा क्या हो। इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच 3 विद्वान उपस्थित हैं। इनकी कलम और वाणी में एक समान ताकत है, पहनापन है और विचारों की रवानगी है। मैं सबसे पहले इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर रामजी सिंह जी का विनम्रता पूर्वक नाम लेना चाहूंगा। प्रोफेसर सिंह ने सुमंगलम की प्रस्तावना भी लिखी है और बहुत खूबसूरती के साथ लेखक के इस विचार को रखा है कि पश्चिमी सभ्यता की क्राइसिस क्या है। यह क्राइसिस है न्यूटन का साइंटिफिक रैशनलिज्म। प्रकृति और मानव के बीच संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग है। प्रोफेसर सिंह जाने माने गांधीवादी चिंतक हैं। आप संसद सदस्य रहे हैं, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की कुलपति रहे हैं। आप गांधी को 20वीं सदी का बोधिसत्व मानते हैं। आपने गांधी दर्शन और जैन दर्शन पर कई पुस्तकें लिखी हैं। आज की सभा के मुख्य अतिथि हैं मशहूर अर्थशास्त्री, सोशल एक्टिविस्ट और विचारक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। आप 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं और 5 बार सांसद हैं। आपने यूनाइटेड नेशंस और योजना आयोग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। आप विश्व विश्वविद्यालय से आज भी जुड़े हैं और वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ईस्ट एशिया और क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स नामक 2 कोर्स पढ़ाते हैं। डॉक्टर स्वामी दिल्ली के IIT में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। आपको चीन की इकोनॉमी का विशेषज्ञ माना जाता है। आपके प्रयासों के बाद ही चीन ने तिब्बत होकर कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा की अनुमति दी थी। आप 1990 से जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आज की सभा के तीसरे चिंतक हैं मशहूर पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। आपने अखबार और न्यूज एजेंसी का संपादन किया है। PTI की हिंदी सेवा भाषा के आप संस्थापक संपादक रहे हैं और 10 वर्षों तक उसका संपादन आपने किया। आपने हिंदी में अपनी थीसिस जमा की, जिसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने विश्वविद्यालय प्रबंधन को झुकना पड़ा। वैदिक जी ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आमतौर पे वो सारी पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हैं। और अंत में पुस्तक के लेखक डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्त की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।
जिनकी पुस्तक सुमंगलम पर चर्चा करने और सुनने के लिए हम सब यहाँ भारत नीति प्रतिष्ठान के बुलावे पर आए हैं। आपने कई पुस्तकों की रचना की है, जिनमें भारत का आर्थिक इतिहास और हिंदू अर्थ चिंतन प्रमुख है। आप जाने माने समाज सेवी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य भी किया है। मैं भारत नीति प्रतिष्ठान की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों की ओर से, पुस्तक के लेखक और प्रकाशक की ओर से और अपनी ओर से आप तीनों चिंतकों और वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रतिष्ठान के मानद निदेशक श्री राकेश सिन्हा जी की कमी खल रही है। वे मुंबई में अपनी बीमार बड़ी बहन की सेवा में हैं। हम सब उनकी बहन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। अब मैं तीनों वक्ताओं और मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों से आग्रह करूंगा कि वो पुस्तक का लोकार्पण करें। पुस्तक का लोकार्पण हो गया। पुस्तक आधिकारिक तौर पर बाहर से खरीदी भी जा सकती है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, आज के लिए प्रकाशक महोदय ने सिर्फ 60 रुपये की कीमत रखी है। आप सबसे आग्रह है कि इसे अवश्य खरीदें और पढ़ें। अब मैं आदरणीय गुप्ता जी से आग्रह करूँगा कि वो आए और सुमंगलम की अवधारणा पर अपना वक्तव्य दें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय डॉक्टर रामजी सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि मान्यवर डॉक्टर सुब्रमण्यम शास्त्री जी, स्वामी जी के बारे में हम सब ने सुना ही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्यात नाम अर्थचिंतक है, और मैं कई बार जब उनको मिलता हूं तो केवल अर्थचिंतक ही नहीं, जो चिंतक के साथ साथ कर्म क्षेत्र में भी उतने ही कर्मवीर हैं। और मेरे अनन्य आत्मीय ऐसे परमादरणीय डॉक्टर वेद प्रताप जी वैदिक, हमारे इस पुस्तक के प्रकाशक श्री डीपी गर्ग जी, और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के आदरणीय उदय सिन्हा जी, बहनों और भाइयों, मैंने तो जो कुछ कहना था वो पुस्तक में कह दिया, और इसलिए शायद मेरे वक्तव्य की अधिक आवश्यकता नहीं। तो भी मैं इसको एक सुयोग मानता हूं कि आज के लगभग 100 साल पहले पूज्य महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिख करके इस देश के भविष्य का विकास पथ कैसा होना चाहिए उसके संबंध में अपनी दृष्टि और विचार प्रस्तुत किया था, और देश के मूर्धन्य राजनेताओं से, बुद्धिजीवियों से, विचारकों से ये अपेक्षा की थी इस पर बहस हो, इस पर संवाद हो, पर ये अपना दुर्भाग्य कहा जाएगा, उस बहस को, उस संवाद को नकार दिया। 100 साल का
देश और दुनिया का अनुभव अपने सामने है। मुझे ऐसा लगा कि इस हिंद स्वराज की शताब्दी वर्ष के मौके पर इस बहस को फिर से प्रारंभ करना चाहिए। और जब मैंने विचार करना प्रारंभ किया तो मुझे ध्यान में आया कि सुयोग इतना ही नहीं है, सुयोग कुछ और भी है। ठीक 100 साल पहले ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो पुस्तक खो गई थी, उसको मैसूर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन श्यामा शास्त्री ने खोज निकाला था और 1909 में ही उसका अंग्रेजी प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इसका विधि का विधान ही कहेंगे। और घटनाक्रम यहीं आकर नहीं रुक जाता। हम सबको जानकारी है कि महर्षि अरविंद अलीपुर की जेल से छूटे और उत्तरपाड़ा में जेल से छूटने के बाद में उनका स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। वो भी 1909 में ही हुआ और उन्होंने उत्तरपाड़ा के भाषण में इस देश की चिति को, इस देश की आत्मा को व्याख्यायित करने का काम किया था। और उन्होंने कहा था कि संदेश मेरा नहीं, ये संदेश मुझे जेल में साक्षात श्री कृष्ण से, उस परमात्मा से प्राप्त हुआ है। वो संदेश देने के लिए मैं उत्तरपाड़ा में हूँ। तो वो उत्तरपाड़ा के भाषण को भी 100 वर्ष हो गए। ऐसा एक सुयोग हुआ और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस समय पर ये सर्वाधिक उपयुक्त मौका है जब इस विकास की बहस को देश और दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए। मैंने समूची विषय वस्तु के 3 आयाम अपनी पुस्तक में उल्लेखित किए हैं। पहला अध्याय में उस आयाम को लिया है कि जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसके मेजर्स क्या है और उसकी इनकंसिस्टेंसीज क्या है, विसंगतियां क्या है, इसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। मैं बहुत लंबा नहीं कहना चाहता, पर 2 छोटी बात कहना चाहता हूं। आज जिसके आधार पर देश और दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रोथ मॉडल्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट प्लानिंग बनी है, प्लानिंग पॉलिसी बन रही है, उसमें डेवलपमेंट को डिफाइन कैसा किया है, व्हाट इज डेवलपमेंट? तो बोलते हैं इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा जीडीपी, ऐसा डिफाइन करते हैं हम लोग। ये जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी को डिफाइन करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में एक देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्यों का जोड़ जीडीपी। मैंने सबसे पहला चैलेंज इस परिभाषा को ही किया है, इस मेजर को ही किया है। ये जीडीपी की गणना मिसनोमर है और भारतीय परिस्थितियों के तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। 2 सरल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी घर में कोई मेड सर्वेंट काम करती है, वो जो कुछ भी सर्विस से दे रही है उसके बदले में उसको तनख्वाह देते हैं, जीडीपी में शामिल हो जाएगी। पर अगर उस मेड सर्वेंट का गृह स्वामी से प्यार हो जाए और दोनों का विवाह हो जाए तो वो मेड सर्वेंट की जगह गृह स्वामी नहीं बन जाएगी, काम वही कर रही है, अधिक प्यार से कर रही है, अधिक सेवा भाव से कर रही है, पर उसकी सर्विस से आज की जीडीपी में शामिल नहीं हो पाती। तो भारत जैसे देश में तो अधिकांश काम परिवारों में होता है, गृहिणियां करती है, वो आज की जीडीपी में शामिल नहीं होता और इसलिए हमको कह दिया तुम पिछड़े हो। और दुनिया के वो देश जिनमें हर छोटा बड़ा काम बाजार में होता है, उन्होंने अपने पर तमगा लगा लिया, वो विकसित है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं अध्यापक रहा हूं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूं या कोई डॉक्टर बैठा होंगे, डॉक्टर अपने परिवार के लोगों की चिकित्सा करते हैं। मैं अपने बच्चे से और डॉक्टर अपने परिवार के व्यक्ति से फीस नहीं लेता, जीडीपी कम हो जाती है। अगर हम अपने बच्चे से फीस लेना शुरू कर दें तो आज की परिभाषा में जीडीपी बढ़ जाती है। ऐसी जीडीपी के आधार पर डेवलपमेंट के मॉडल को स्वीकार किया जाना चाहिए क्या? आप अपने किचन गार्डन में सब्जी उगा लेते हैं, सीधा किचन गार्डन से सब्जी तोड़ी और रसोई में पका लिया, जीडीपी में शामिल नहीं होगी। अगर उस सब्जी को पहले बाजार में बेचने के लिए जाए, फिर वहां से खरीद कर लाए, जीडीपी में शामिल हो जाएगी। 3 मूर्धन्य विद्वान यहाँ पर आए हैं और अपनी विद्वता के आधार पर वो प्रवचन करने वाले हैं, भाषण देने वाले हैं। इनको कोई यूनिवर्सिटी बुलाती, कोई सेमिनार में बुलाते हैं तो इनको बड़ा पेमेंट मिलता है। और हमारे पॉलिटिशियन इस मामले में कंजूस है, वो कुछ नहीं देने वाले इन तीनों को। देश की जीडीपी
कम हो गई। इनको पेमेंट दे देते तो देश की जीडीपी बढ़ जाती है। क्या है जीडीपी गणित? तो मैंने पहला ये कंट्रीब्यूशन किया है, वर्तमान जीडीपी मिसनोमर है, मिसलीडिंग है, इसको रीडिफाइन करना चाहिए। ये पहली बात कही है मैंने। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि तमाम डेवलपमेंट प्लान्स का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो बताते हैं टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस। ऐसा एक टोटा रतन सब लोग बोलते हैं, आम आदमी के रहन सहन स्तर को ऊंचा उठाना, सबको अच्छा लगता है। अब ये रहन सहन स्तर क्या बना है, इसको कैसा डिफाइन करता है इकोनॉमिक्स वाले? तो रहन सहन स्तर वो कहता है कि डिपेंड ऑन दी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। तो डॉक्टर साहब यही है, एक आदमी को उपभोग के लिए कितनी वस्तुओं और सेवाएं मिलती, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जांचा जाता है। तो मान लीजिए इस परिभाषा को स्वीकार करके एक आदमी असंयम पूर्ण ढंग से उपभोग करता, खूब खाता है, जैसे अमेरिका के लोगों ने ओवर कंजम्पशन किया, ओवर ईटिंग किया, तो ओवर ईटिंग ओवर कंजम्पशन करने से बीमार पड़ जाएंगे, तो डॉक्टर की सेवा और दवाइयां उसकी बास्केट में और जुड़ जाएगी। इस परिभाषा के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा हुआ माना जाएगा। एक दूसरा आदमी संयम पूर्ण ढंग से उपभोग करता है, उसकी बास्केट में पहले से ही वस्तुएं कम थी, अभागा बीमार नहीं पड़ता, तो डॉक्टर की सेवा और दवा नहीं आती। वर्तमान परिभाषा कहती है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा है। स्वीकार करना चाहिए क्या? विचार के विषय है। कुल मिलाकर के वर्तमान के ग्रोथ मॉडल ने क्या कह दिया, लोगों की खूब कंजम्पशन की डिमांड बढ़ाओ, तो क्या आ गया दुनिया में? कंज्यूमरिज्म आ गया। अमेरिका के इस रिसेशन का अगर मुख्य कारण है तो ओवर कंजम्पशन है, ओवर एक्सपेंडिचर है। और कंजम्पशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट का घोड़ा आगे बढ़ेगा। ऐसा हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। तो इसलिए खूब उत्पादन करो, और उत्पादन करने के लिए दुनिया के देश दो काम कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर ऑफ रिसोर्सेज। जो दुनिया का जितना ज्यादा अपने को अमीर देश कहता है, उसने नेचुरल रिसोर्सेज का उतना ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आ गई, पोल्यूशन हो गया। फिर आप चाहे कोपेनहेगन का सम्मेलन कर ले, चाहे रियो डी जेनेरो का कर ले, वो लोग तो कहीं काबू में ही नहीं आएंगे। तो क्योंकि डेफिनेशन ही गलत है। और दूसरा क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें और एनर्जी से चलने वाले उत्पादन तंत्र का निर्माण किया है। तो दुनिया परेशान एनर्जी क्राइसिस से और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से। तो कुल मिलाकर ये ध्यान में आ रहा है कि वर्तमान का जो डेवलपमेंट मॉडल है, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, और गांधी जी की जिस बहस को नकारा गया, उसने समस्याएं खड़ी की। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित होती है, मैंने उल्लेख किया अपनी पुस्तक में। 1996 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये कहा है, इस वर्तमान डेवलपमेंट मॉडल ने हमको क्या दिया? तो बोलते हैं क्या दिया? इसने हमको रूटलेस डेवलपमेंट दिया, इसने हमको मर्सीलेस डेवलपमेंट दिया, इसने हमको जॉबलेस डेवलपमेंट दिया, और आगे तो और अधिक कठोर हो गए हैं, इसने फ्यूचरलेस डेवलपमेंट दिया। इसी ने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सवाल खड़ा हो गया। और मैंने इसमें डायमेंशन एक और जोड़ दिया, इसने हमको संस्कारहीन विकास, और इसलिए सवाल खड़ा होता है कोई विकल्प है क्या? तो इसलिए दूसरे अध्याय में मैंने अपनी पुस्तक में डील किया है, हाँ विकल्प है, भारतीय जीवन मूल्यों के प्रकाश में विकल्प तलाशा जा सकता है। उसी को मैंने द कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम नाम दिया है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें जिस फिलॉसफी पर, जिस दर्शन पर, जिस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर आज का ग्रोथ मॉडल चलता है, वो है रिडक्शनिस्ट अप्रोच, मैकेनिस्टिक अप्रोच। तो मैंने उसको नकारा है, इंटीग्रल अप्रोच लेना पड़ेगा हमको, और हमको सोशियल ह्यूमन फैक्टर्स का डेवलपमेंट में रोल मानना पड़ेगा। और जिसको हमारे यहाँ धर्म कहा गया, अगर आप धर्म नहीं कहना चाहते तो उसको एथिक्स कह दीजिए। इकोनॉमिक्स के साथ एथिक्स को जोड़ना पड़ेगा, एथिकल प्रिंसिपल्स को जोड़ना पड़ेगा, उसके आधार पर एक नया मॉडल का विकास होगा। डायरेक्शन क्या रहेगी? तो बड़ी बहस चल रही है दुनिया भर में इस समय पर। एक जापानी इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने नेट नेशनल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया है। हमारे पड़ोस के देश भूटान के राजा ने एक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट दिया है। मैं पिछले अनेक वर्षों से ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ।
समग्र सामाजिक सुख हमारी दिशा में ये एक विशाल कॉन्सेप्ट है, एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। उसकी व्यावहारिक परिभाषा और परिणति कैसे होगी, तो मैंने कहा 4 बातों को कम से कम उसने पूरा करना चाहिए। पहली बात, सबको रोटी, यानी फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन दी कंट्री। ये मैंने कहा, रोटी प्रतीकात्मक शब्द है। दूसरा मैंने कहा हेल्थ फॉर ऑल, और जब मैंने हेल्थ कहा है तो हेल्थ के तीनों डायमेंशंस ये हैं। हमारे यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, और जिस तक जहां तक अभी तक पश्चिम के लोग नहीं पहुंचे, एक भावनात्मक स्वास्थ्य भी होता है। भावना अशुद्ध हो जाती है तो भी व्यक्ति बीमार होता है, उसको पूर्ण स्वास्थ्य नहीं कह सकते। तो हेल्थ फॉर ऑल की बात कही है। और एक मैंने कहा है सबको संस्कारक्षम समाजोपयोगी शिक्षा के समान अवसर की बात कही मैंने, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर